दोस्तों आज 5 सितंबर है और आज डॉक्टर एस राधाकृष्णन का बर्थडे है। हर साल हमारा देश 5 सितंबर को टीचर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है। तो आज टीचर्स डे है बेसिकली, राइट। एक छोटी सी बात मैंने बहुत लंबी कर दी, बट आज का ये जो डिस्कशन है हमारा दोस्तों, इट्स नॉट ए बायोग्राफी ऑफ एस राधाकृष्णन। इनफैक्ट हम एजुकेशन के बारे में और ज्यादा गहराई से बात करने वाले हैं कि हमारे देश में एजुकेशन जो है वो किस लेवल का होना चाहिए, किस लेवल का था और हम कहां पर पहुंच गए हैं। अभी भी इतना कुछ बिगड़ा नहीं है। आज भी वक्त है कि हम और गहराई में उतरें व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन रिसोर्सेस। अगर आपने मेरे दूसरे लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने कई बार एक चीज के बारे में बताया है कि एक देश के पास सबसे बड़ा अगर कोई रिसोर्स है तो दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स क्या है? मैं, आप, हम सब इस देश के ह्यूमन रिसोर्स हैं। अगर हम में से कोई डॉक्टर बन जाए, सर्जन बन जाए, तो कितने सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अगर हम में से कोई टीचर बन जाए तो कितने सारे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, उनको एनलाइटन कर सकते हैं, उनको इग्नाइट कर सकते हैं। अगर हम में से कोई साइंटिस्ट बन जाए तो कितनी सारी नई खोज हम कर सकते हैं। अगर हम में से कोई पुलिस वाला बन जाए, कोई फर्नीचर क्रिएटर बन जाए, कोई कारपेंटर बन जाए, राइट, कोई अच्छा कलर करने वाला बन जाए, स्किल्ड कलर करने वाला, स्किल्ड पेंटर बन जाए, जो भी अलग अलग प्रोफेशंस जितने भी पॉसिबल हैं, राइट, अच्छे ड्राइवर्स, एंड वी नीड एवरी वन ऑफ अस। लेकिन हमें हमारी स्किल्स को और एक नए लेवल पर ले जाना है। और सिर्फ स्किल्स से भी कुछ नहीं होता। लेट मी रिपीट दिस थिंग। सिर्फ दोस्तों स्किल्स से कुछ नहीं होता। अगर स्किल्स से ही सारी चीजें हो जाती तो आज क्लाइमेट चेंज नहीं होता, राइट, ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन नहीं होती, कितनी सारी स्पीसीज विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये सारी चीजें नहीं होती। और ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई है? हम सब की वजह से हुई है। तो स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रेड एंड बटर। लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन जो है वो सिर्फ डिग्रीज नहीं, लेकिन एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग, एक इंटरनल एनालिसिस करने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो, राइट। और इस दुनिया को और ज्यादा बेटर बनाकर हम जाएं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय पर जो दुनिया थी, और जब हम एक दिन नहीं रहेंगे, जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, तो क्या हमने हमारी इस दुनिया को जो थी उससे बेटर बनाने की कोशिश की? क्या हम उस कोशिश में कामयाब हुए? जस्ट इमेजिन के जितने भी लोग इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं वो सारे के सारे लोग ये सोचना स्टार्ट कर दे, ये करना स्टार्ट कर दे, तो कुछ ही समय के अंदर हमारी जो पृथ्वी है, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको लगेगा दिस इज एन इमेजिनरी बातें हो रही हैं, बट लेट मी टेल यू, एक समय था जब इंसान ये सोच रहा था कि हवा में उड़ना जो है ये एक इमेजिनरी बात है, राइट। लेकिन जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने इस चीज को साबित कर दिया। उनके पास भी रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीज को अचीव किया। और आज कैसी सिचुएशन है कि 30,000 फीट हवा में आप दुनिया की सबसे जो लग्जूरियस आइटम है उनको एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू ट्रैवल फर्स्ट क्लास तो आपको बहुत अच्छा बिस्तर मिलता है, 5 स्टार का खाना, बहुत सारी चीजें 30,000 फीट ऊपर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, अगर राइट सिस्टम हम क्रिएट करें, और यहां पर मैं इतनी सारी चीजों के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर हम एजुकेशन में एक बदलाव लाएं तो जनरेशन्स जो हैं वो चेंज होगी। और जब ये बदलाव आएगा तो जो दुनिया की बात, जो अभी हमने एक विजन देखा, जो सपना देखा, वो डेफिनेटली साकार हो सकता है। तो बहुत सारी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं, राइट। टीचर्स डे है। अब हमारे एस राधाकृष्णन साहब जो हैं उनके बारे में कुछ आपको चीजें बता दूं। He was considered as the finest intellectual brains of the 20th century.
20th सेंचुरी के सिर्फ हमारे देश के नहीं, हाँ, ये वर्ल्ड के फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स जो हैं उनमें से एक थे। उनकी जो कमांड थी, उनकी जो ग्रिप थी फिलॉसफी पर, वेस्टर्न और ईस्टर्न थॉट पर, इनका जो इंटरप्रिटेशन था वो मैचलेस था। देखिए, आप किसी चीज को इंटरप्रेट तभी कर पाते हैं जब आपने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया है, उसकी गहराई में आप ऑलरेडी जा चुके हैं, तभी आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। और यहां पर शब्दों पर फोकस कीजिए कि उनका जो इंटरप्रिटेशन था वो मैचलेस था। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद उस समय पर नहीं था जो उनको मैच कर सके व्हेन इट कम्स टू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न थॉट, फिलोसॉफी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन। अब आपकी स्क्रीन पर ये जो लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन में एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है, अगर हम देख सके तो। यू कैन सी द ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा है, एजुकेशन इज जस्ट नॉट अ स्किल टू अर्न ए लिविंग। पे अटेंशन, एजुकेशन इज जस्ट नॉट a skill to earn a living, but a pursuit of higher self. Education सिर्फ क्वांटिटी के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। एजुकेशन सिर्फ जॉब प्राप्त करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए ही नहीं है। उसके लिए तो है ही, इसका विरोध नहीं है, इसके लिए है, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। लेकिन एजुकेशन सिर्फ उतना नहीं है। दैट विल बी वेरी लिमिटेड वे ऑफ सेइंग एजुकेशन। इट्स लाइक कि आपके पास लेटेस्ट स्मार्टफोन है, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि आपका ये जो सो कॉल्ड स्मार्टफोन है ये सिर्फ कॉल आंसर करने में और कॉल करने के लिए है, ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट मैसेज, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, एंड दैट्स इट, या फिर यूट्यूब। इसके अलावा आप इसको कुछ, इसका मीन्स इससे बढ़कर ये है ही नहीं स्मार्टफोन। बट वी नो कि इसमें आप किताबें पढ़ सकते हैं, इसमें आप वीडियोस बना सकते हैं, फोटोज क्लिक कर सकते हैं, मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, कैलकुलेट कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, यू नो देयर आर सो मेनी अदर वेज ऑफ यूजिंग स्मार्टफोन। तो वैसे ही एजुकेशन सिर्फ ब्रेड एंड बटर के लिए नहीं है, मटेरियल चीज़ों के लिए नहीं है, सिर्फ उसके लिए नहीं है। इसका विरोध भी नहीं है, मटेरियल चीज़ों का यहाँ पर मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। आई माई सेल्फ फैंसी कार्स, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पसंद है, राइट, तो इसका विरोध नहीं है। लेकिन एजुकेशन जो है, इट इज फॉर द परस्यूट ऑफ हायर सेल्फ, ज्ञान, राइट, विजडम, प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता, ट्रूथ यानी कि सत्य। ऐसा नहीं है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म जो है उसको ही यहां पर फॉलो करने की बात है, नॉट एट ऑल। हमारे एंशियंट इंडियन, मैं यहां पर एंशियंट हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, पे अटेंशन, आई एम टॉकिंग अबाउट एंशियंट इंडियन सिस्टम। तो एंशियंट इंडियन सिस्टम जो रही है, तो उसमें हमेशा परस्यूट ऑफ नॉलेज, विजडम और सत्य पर फोकस किया गया है। ये सारी चीजों को हमेशा इंडियन थॉट और फिलोसॉफी में हाईएस्ट ह्यूमन गोल दिया गया है। जैसे एकेडमिक्स में अगर आप कहें, लेट्स से पीएचडी इज द हाईएस्ट, फॉर एग्जांपल। अगर किसी प्रोफेशन में आप किसी कंपनी के, बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए, लेट्स से, देन यू आर एट योर पीक। लेकिन हमारे देश में यह माना जाता था कि ये सारी चीजें तो हैं, ये सारे शिखर तो आपने चढ़ लिए, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आपने कहां तक जर्नी की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो एंशियंट इंडियन एजुकेशन जो है उसमें नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करने के साथ साथ अपने आप को, जो हम कहते हैं मोक्ष, राइट, एनलाइटनमेंट, कोई व्यक्ति एनलाइटन हो जाता है, कोई व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, कोई व्यक्ति जो है उसको सत्य प्राप्त हो जाता है, कोई व्यक्ति मुस्तफा हो जाता है, जो भी अलग अलग नाम आप उसको दें। तो कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ द सेल्फ, ये चीज जो है ये एंशियंट इंडियन एजुकेशन का पार्ट थी, और इसकी वजह से भारत को ग्लोबल स्टेचर मिला, जो विश्व गुरु हम कहते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी, ये सारी चीजें भारत को प्राप्त हुई। और ये सारी चीजें जो है ना, वो हमारे उस समय के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो स्कॉलर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, सीकर्स ऑफ द अननोन हैं। मैं यहां पर एक एग्जांपल दूंगा आपको।
हम कहते हैं ना ऋषि मुनि, डू यू नो वन थिंग कि उस समय पर कितना कोलैबोरेशन होता था अलग अलग ऋषि मुनियों का, अलग अलग संतों का, सूफी संतों का। आज से लगभग कुछ 1000 साल पहले की बात है। आप थोड़ी इस पर रिसर्च करेंगे, यू विल फाइंड दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हमारे देश के कुछ ऋषि मुनि जो थे तो वो गए इराक की तरफ, आज जहां पर इराक है, ईरान है, उस एरिया में गए, और वहां के जो सूफी संत थे तो उनको मेडिटेशन सिखाया, उनको मेडिटेशन करना सिखाया। और फिर वहां के सूफी संतों ने, फिर जो आपने फिल्म देखी होगी जोधा अकबर, उसका एक बहुत ही फेमस गाना है ख्वाजा मेरे ख्वाजा, बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो ये जो ख्वाजा मेरे ख्वाजा में जो वो सर्कल्स करते हैं, राइट, उसको कहते हैं सूफी वर्लिंग। तो दैट इज ए मेडिटेशन, वो एक ध्यान है, वो एक मेडिटेशन है। और उसकी प्रेरणा जो है वो हमारे देश के कुछ ऋषि मुनि जो वहां पर गए थे तो उनको वो प्रेरणा मिली। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं उसका आदान प्रदान होता था। और दैट्स द रीजन के चाइनीज स्कॉलर्स जो हैं वो हमारे देश में आते थे, जो नॉलेज के सीकर्स हैं दुनिया के अलग अलग देशों के, वो तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, इन सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आते थे। क्यों? क्योंकि वो और ज्यादा डेप्थ को हासिल करना चाहते थे। ये थी हमारे देश की एजुकेशन की क्वालिटी। और जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना ऋषि और सूफी संतों का, तो यूनिवर्सलिटी जो था हमारे कल्चर का, हमने सारे आइडियाज को यहां पर हमेशा वेलकम किया है, राइट। इस्लामिक आइडियाज को वेलकम किया, क्रिश्चियन आइडियाज को वेलकम किया, बुद्धिज्म का जन्म यहां पर हुआ तो उसका वेलकम हुआ, जैनिज्म है, सिखिज्म है, राइट। तो बहुत सारे अलग अलग ट्राइबल्स जो हैं तो उनके खुद के रिचुअल्स हैं। तो हमेशा ये जो अलग अलग कल्चर्स हैं, डाइवर्सिटी जो हैं, तो उसको हमेशा भारत ने एक्सेप्ट किया। यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, ये चीज आपको यहाँ पर हमारे देश की संस्कृति में और एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलती थी। और ये सारी चीजों को कई बार डिस्टर्ब करने की भी कोशिश की। हम कई बार देखते हैं कि नालंदा की यूनिवर्सिटी जो है उसको जलाया गया और इस प्रकार के जो आक्रमण हुए। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ये सारे जब आक्रमण की बातें होती हैं तो उसको जनरली एक कलर दिया जाता है, राइट। कहा जाता है कि जो जो इस्लाम को फॉलो करने वाले कुछ लोग जो थे, कुछ राजा एक्सेट्रा, वो यहाँ पर आते थे और फिर वो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन करते थे और हिंदुइज्म को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे ना, आप जब इसको समझेंगे तो इट वॉज नॉट के वो इतने कोई ब्रिलियंट नहीं थे, राइट। वो उतने ब्रिलियंट नहीं थे, वो मिलिट्री वाइज बहुत अच्छे होंगे, उतनी बुद्धि उनके अंदर भी नहीं थी कि इस प्रकार से लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन उनको सलाह देने वाली उनकी जो टीम के कुछ मेंबर्स थे, राइट। अब लोगों को आपको एक साथ एक कॉमन आइडेंटिटी अगर किसी की है तो उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाए, तो उस टाइम पर धर्म का नाम लेकर फिर ये चीज की जाती थी। एंड इट वाज नॉट जस्ट अबाउट धर्म, वो कोई इतने महान नहीं थे कि वो किसी अपने पर्टिकुलर जो भी धर्म को वो फॉलो करते थे, या फिर इस्लाम को अगर फॉलो करते थे तो इस्लाम का कुछ भला करने के बारे में उतना कोई महान नहीं थे। वो साइकोलॉजिकली किसी देश में आप जा रहे हैं, राइट, तो उस देश को साइकोलॉजिकली, उस प्रजा को साइकोलॉजिकली आप कैसे कंट्रोल में रखेंगे। तो डिमोनिटाइजेशन ऐसा नहीं है कि 2016 में हुआ, उससे पहले भी हुआ था। राजा महाराजाओं के समय में जब कोई, लेट्स से कि मुगल सल्तनत थी तो उसने कोई नया एरिया कॉन्कर किया तो वो लोग करेंसी को चेंज करते थे। तो एक मींस हर जगह पर ये ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाती थी। उस टाइम पर ऐसा व्हाट्सएप और ऐसा तो नहीं था, तो दे यूज्ड टू ब्रांड के राजा जो भी मुगल के राजा है एक्सेट्रा, तो सिक्कों पर वो राजा के वो इंसिग्निया आ जाते हैं, उनकी पिक्चर मींस वो मिंट किए जाते थे, तो उसमें वो एम्बोज किए जाते थे कि ये हमारे राजा है, कि ये जो क्या था, जिले इलाही व्हाटएवर जो भी वो कहते थे कि इज द लेट्स से प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे उस समय के जो राजा थे, दे वर लाइक मोर लाइक प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स। तो ये इस प्रकार की ब्रांडिंग होती थी, तो कंप्लीटली कल्चर को टेक और कवर करने की कोशिश, ताकि आप जो भी जगह जो भी नई जगह पर गए हैं तो उसको कंप्लीटली कंट्रोल कर सके हर एंगल से, मिलिट्री वाइज, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली
और अगर उनकी स्पिरिचुअली भी आप उसको कंट्रोल कर सके तो उससे बढ़कर, क्योंकि आप डीपेस्ट लेवल पर अब जा रहे हैं, तो उतने उतने सलाहकार उनके थे, तो बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, लेकिन रेजिलियंस आप देखिए कि इसको खत्म नहीं कर सके, राइट। उस टाइम पर मीन्स कुछ ना कुछ ऐसे लोग थे, प्रैक्टिशनर्स जो थे, उन्होंने चीजों को प्रिजर्व करके रखा। लेकिन अब अगर हम देखें तो जब से मॉडर्न वर्ल्ड में हमने कदम रखा है, इंसानों ने जब कदम रखा, तो जो एक मार्केटिंग और साइकोलॉजी का जो एक कोलैबोरेशन हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस प्रकार से मटेरियल चीजों को हमारे सामने रखा जाता है। कब ऐसा लगता है कि मटेरियल ये चीजें नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है, अगर हमारे पास ये कार नहीं है, इतना बड़ा बंगला नहीं है, तो हम कुछ नहीं है। इस प्रकार की चीजें हमारे दिमाग में थोपी गई। ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो हमें ये बताना भूल गया कि मटेरियल चीजें तो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सिर्फ मटेरियल चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। मटेरियल चीजों के साथ साथ इंटरनल डेवलपमेंट जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओशो की एक बात जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, एंड दैट इज, ओशो शायद पहले ऐसा इंसान थे जिन्होंने वेस्ट और ईस्ट के बीच में एक ब्रिज क्रिएट किया। ईस्टर्न फिलोसॉफी इतनी खोखली हो गई थी कि हम लोग ये मानते थे कि नहीं, कोई हमें मारे, हमारे पर अत्याचार करे तो भगवान या फिर जो ईश्वर हैं, अल्लाह है, तो वो उसको सजा देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, और ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, सारी चीज़ें, इंटरनल चीज़ें ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो एक विचारधारा थी, इसकी वजह से एक समय पर हम पीक पर थे, लेकिन ऐसी विचारधारा आने लगी, प्रैक्टिस होने लगी, तो हम डाउनफॉल हो गए। और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उस समय पर भूखा था, उनके पास पैसे नहीं थे, राइट, ब्रेड एंड बटर, फूड सिक्योरिटी नहीं थी, तो उनके अंदर एक अलग जुनून था, तो वो यहाँ पर आए और धीरे धीरे करके उन्होंने कंट्रोल किया। तो जब भी हम ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट को मटीरियलिस्टिक माना जाता है, ईस्ट को जो है वो कहा जाता है कि ये मटीरियलिस्टिक नहीं है, दे आर मोर लाइक इंटरनल चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हैं, नॉन मटीरियलिस्टिक है। लेकिन दिस इज रिवर्स। सबसे ज़्यादा मटीरियलिस्टिक लोग जो हैं वो आपको हमारे देश में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास नहीं है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे, डेवलप देश के लोग जो हैं उसमें उतना मटीरियलिज्म नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। वो उनकी गाड़ी अगर कहीं पर टकरा जाती है तो नीचे उतर कर वो एक दूसरे के साथ हाथापाई नहीं करते। हमारे यहाँ पर कार टकरा जाती है तो हाथापाई करते हैं। तो दिस इज जस्ट ए स्मॉल एग्जाम्पल कि मटेरियल के लिए जो है वो कितने, दिखावा कुछ और है लेकिन हकीकत कुछ और है। तो ओशो कहते थे कि वो जोरबा द बुद्धा है, जोरबा जो थे वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक थे, एंड बुद्धा वॉज नॉन मटेरियलिस्टिक। तो उनका कोलैबोरेशन, अगर वो कहते थे ओशो के ये दोनों का 50-50 हूं मैं, कि वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड दोनों जो हैं एक साथ चल सकते हैं। तो दिस इज द मिसिंग थिंग आई बिलीव इन एजुकेशन, कि जो हमारा हेरिटेज है उसके साथ साथ जो अच्छी चीजें हैं, क्योंकि वरना फिर स्ट्रेस और जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे डिजीजेस जो होने लगे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल एंड थिंग्स। लेकिन अगर बैलेंस्ड एजुकेशन होता है तो पैसे भी कमा सकते हैं और अच्छी लाइफ भी, एक बैलेंस्ड लाइफ जो है वो हम जी सकते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे हम स्क्वीज करते जा रहे हैं वो तो आपको पता ही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह तय किया गया कि गाइडिंग लाइट के तौर पर अब एजुकेशन पॉलिसी जो है, तो उसमें भारत का जो रिच हेरिटेज है, द रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज एंड थॉट जो है, इसको इसमें ऐड किया जाएगा। और एजुकेशन जो है इसके पैर दोनों जगह पर होने चाहिए। हमारा जो कल्चर है, एंशिएंट जो खासियतें थी हमारी, उसको तो साथ साथ पढ़ना है, उसी के साथ साथ नई नॉलेज को भी एक्वायर करना है। नई नॉलेज को रिजेक्ट नहीं करना है, नई नॉलेज के साथ साथ पुरानी जो चीजें हैं उनको भी अच्छी तरीके से समझना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कितनी फिलोसॉफिकल बातें कर रहा है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। क्या इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और सिर्फ हमारे देश के नहीं, दुनिया भर के, उसमें आप जो बाइडन ले लीजिए, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटरेस साहब, उनको ले लीजिए, दुनिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स को ले लीजिए, राइट। हम कहते हैं पोल्यूशन को कम करना है, हमें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ना है, पानी की व्यवस्था,
पॉपुलेशन की चिंता, ह्यूमन राइट्स और कितने सारे इश्यूज पर दुनिया के कितने सारे जाने माने चेहरे जो हैं वो बातचीत करते रहते हैं। लेकिन क्या वो दुनिया बदल पाए? कंप्लीटली दुनिया को क्या वो बदल पाए? हाँ, उन्होंने चीज़ों को ट्रिगर किया, किसी किसी चीज़ों को स्टार्ट किया, उसमें ऐसा नहीं है कि उनका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है। लेकिन अगर हमें सभी को चेंज करना है, राइट, तो वो हम एक क्लीन स्लेट जो हैं उससे स्टार्ट कर सकते हैं। टीचर्स जो हैं वो ये चीज़ कर सकते हैं। टीचर्स कैन डू दिस थिंग। पॉलिटिशियंस नहीं कर पाएंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नहीं कर पाएंगे, हीरो हीरोइन जो हैं वो नहीं कर पाएंगे, फिल्म स्टार नहीं कर पाएंगे, लेकिन टीचर्स जो हैं वो जो रूट से बदलाव लेकर आ सकते हैं, उसकी इम्पैक्ट जो है वो अलग ही है। 2-3 जनरेशन के अंदर इतनी स्पीड बढ़ जाएगी बदलाव की, पॉजिटिव बदलाव की, कि हम सोच भी नहीं सकते। महात्मा गांधी जी भी कहते थे ना नॉन पोजेशन के बारे में, वो थरोली इंप्लीमेंट करना जो है वो ऐसा नहीं है कि अपारिग्रह जो कहते हैं कि किसी भी चीज का पोजेशन मत रखो, चलो वो एक हायर सेल्फ हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि हमें मोबाइल नहीं चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि हमें ये सारी जो चीज़ें हैं, राइट, कार, घर, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते। मीन्स अगर हम ऑनेस्टली कहें तो राइट, एक समय के बाद ये सारी चीज़ें आपको मिल जाए और उसके बाद अगर आप त्याग करें तो आई कैन अंडरस्टैंड थिंग। बट यस, हमें हमारी जो ग्रीड है उसको तो डेफिनेटली कंट्रोल करने की आवश्यकता है ही। जैसे मैंने आपको बताया, टीचर्स कैन डू इट। टीचर्स शैल हैव टू रियलाइज दैट दे आर द मेकर्स ऑफ द फ्यूचर। सबसे पहले तो हमारे टीचर्स को ये हमें समझाना होगा कि वो जो पढ़ाते हैं, राइट, वो जो चीज़ें करते हैं, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई चैप्टर आपको समझा दिया और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी। नो, टीचर्स जो होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब बच्चे उनके पास आते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, चाहे वो पीएचडी लेवल पर हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल को, टीचर और स्टूडेंट जब भी मिलते हैं तो टीचर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की, उस पर्टिकुलर सीकर की, जो लर्नर है, जिसके अंदर उतनी अवेयरनेस आज डेवलप नहीं हुई है, लेकिन उसकी अवेयरनेस भी डेवलप हो सकती है, तो उसको अवेयर करें, उसकी पर्सनालिटी जो है उसको क्राफ्ट करें, राइट, उसको एक ऐसे लेवल पर ले जाए कि उस लेवल के बाद वो आत्मनिर्भर हो जाए। उसके बाद वो व्यक्ति जो है वो दूसरे ऐसे लोगों को इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो इट्स लाइक ए चेन रिएक्शन जो है वो एक टीचर स्टार्ट कर सकते हैं। टीचर जो है स्टूडेंट्स को लीडर्स बनाएंगे, लेट्स से, फिर ये स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने कुछ कुछ नए नए लोगों को, ये एस या फिर ये स्टूडेंट फिर टीचर बन जाएगा, राइट। तो धीरे धीरे ये चेन रिएक्शन आप सोचिए कितना बड़ा होगा, इट विल गो वायरल। एस राधाकृष्ण साहब जो है वो कहते थे, द आइडियल ऑफ द यूनिवर्सिटी इज द प्रमोशन ऑफ लिबर्टी ऑफ माइंड एंड ऑफ फ्रीडम ऑफ द थॉट, फ्रीडम ऑफ थॉट। इट हैज लिटिल टू डू विद द प्रोटेक्शन ऑफ प्रिविलेज और ए कॉल टू कन्फर्मिटी। जो यूनिवर्सिटी है, पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज जो हैं, तो इसमें तो मीन्स इट शुड बी वेरी ओपन इन द सेंस के आप जो भी चीज़ें पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। आप एक्सप्लोर कीजिए, आइडियाज एक्सप्लोर कीजिए, जो भी you should be able to freely discuss and question और रिसर्च वहां पर हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी रिसर्च, जो भी काम करें क्वालिटी काम। यूनिवर्सिटी में तो बस यही चीज़ होनी चाहिए, और इसके लिए हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो वेल इक्विप्ड होने चाहिए, राइट। उनके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग के पावर्स होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि नहीं, म्यूजिक में ये चीज़ सिखाई जा सकती है, स्पोर्ट्स, मैथमेटिक्स, पेंटिंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, जो भी अलग अलग रोल है, अलग अलग ब्रांचेस है, उसमें जो भी टीचर्स को बेस्ट लगे वो चीज़ वो कर सके। और उसके लिए हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनको भी हमें उस लेवल पर ले जाना पड़ेगा। Respect teachers and treat them as the creators of the future of not only the individual learner, but of society, community, and the nation. Give them world-class teacher preparation institutions and facilities for lifelong learning, unlearning, and relearning. अगर हम ये facilities provide करें, creators को ये चीज़ provide करें, तो creators और ज़्यादा creators को create कर सकते हैं, isn't it? तो टीचर्स डे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, और
एजुकेशन के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें गवर्नमेंट हैं, टीचर्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आ गए, टीचर्स आ गए, स्टूडेंट्स आ गए. विदाउट स्टूडेंट्स देयर इज नो टीचर, इजंट इट? तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को विचार विमर्श करना चाहिए, बैठकर सोचना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में. And that's everything from my side. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.